अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी में शाना बशाना खड़ी सरीना ईसा साहिबा की मौजूदगी। हल्फ उठाते ही फुल कोर्ट बेंच की तश्कील और आला अदालत की कार्रवाई का बराह रास्त नशर होना अदलिया की सालिम तारीख में बिलाशुबा अनप्रेसिडेंटेड चैप्टर का इजाफा है। ओहदे का चार्ज संभालने के बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक तारीख रकम की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की जानिब से तश्कील करदा 15 रुकनी फुल कोर्ट बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर 9 दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है। आज मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त मुसलसल कई घंटों तक नशर की गई। समाअत के आगाज से कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास हुआ कि जिसमें अदालत उज़्मा के तमाम जजेस ने शिरकत की और चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह किया कि हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का फैसला किया है। इजलास के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत शुरू हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का कहना था कि दलाइल दोबारा से शुरू होंगे क्योंकि नया बेंच तश्कील दिया गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल समेत फुल कोर्ट बनाने की 3 दरख्वास्तें थीं कि जिनको मंजूर कर रहे हैं। अदालती तारीख की पहली खुली अदालत में चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का फैसला लिखवाया और हुक्मनामा भी जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर बेंचेस बनाने से मुतल्लिक हुक्म इंतना खत्म कर दिया है। हुक्मनामे में यह कहा गया है कि दरख्वास्त गुजारों और अटॉर्नी जनरल को बेंच के सवालात के जवाब देना है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने समाअत के आखिर में हुक्मनामा लिखवाते हुए कहा कि बेंचों की तश्कील के लिए सीनियर तरीन जज सरदार तारिक मसूद और जज एजाजुल एहसन से मुशावरत कर रहे हैं और ये हम अपने तौर पर कर रहे हैं। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा कि सीनियर जजों की मुशावरत से बेंच बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि तमाम फ्रीकैन 25 सितंबर तक जवाब जमा करा दें। अदालत ने पाकिस्तान बार काउंसिल की फुल कोर्ट दरख्वास्त मंजूर करके निपटा दी। आम तासुर है नाजरीन कि अगर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बजाते खुद एक इंतहा थे तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा दूसरी इंतहा पर खड़े हैं। गुज़िश्ता रोज हल्फ बर्दारी से पहले जस्टिस काजी फायज ईसा ने सदर मुमलिकत के गार्ड को इशारा किया कि जिस पर वो गार्ड जाकर अहलिया चीफ जस्टिस को लेकर आए और वो चीफ जस्टिस के शाना बशाना खड़ी हो गई। ये कई हल्कों के लिए एक बड़ा पैगाम तस्वर हुआ। फुल कोर्ट की बराह रास्त नशरियात दूसरा बड़ा पैगाम है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी इन्हीं पैगामात की निशानदेही कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जहाँ तक वो इमेज है ऑनरेबल चीफ जस्टिस स्टैंडिंग विद हिज वाइफ ड्यूरिंग हिज ओथ, वो एक पावरफुल मैसेज है। और एक कहावत है कि घर बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ पावरफुल वुमन। सरीना ईसा साहिबा ने साबित कर दिया ये पिछले सालों में कि शी इज वन पावरफुल वुमन। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा एक मैसेज, एक पैगाम किया है। That is indeed the case। जिस वजीर आजम ने एडवाइस दी वो पाबंद सलासल है, जिस सदर ने रेफरेंस भिजवाया वो हल्फ दिलवा रहा था और जिन कॉलीग्स ने केस सुना वो स्वेरिंग सेरेमनी में बैठे थे। नाज़रीन, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मुकदमा अपने तय एक और अनहोनी है कि जिसमें फुल कोर्ट में शामिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले ही अपना सख्त तरीन रद्द अमल दे चुके हैं और जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद उस 8 रुकनी बेंच का हिस्सा रह चुके हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मुअत्तली का फैसला दे चुका है। आज की समाअत में 15 रुकनी बेंच के रिमार्क्स में एक वाज़ेह इख्तलाफ देखने को मिला या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह लीजिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क को नुकसान हो, मुझे ऐसा इख्तियार नहीं चाहिए। रूल्स को छोड़ें, आइन की बात करें। क्या आप चीफ जस्टिस को किसी के सामने जवाबदेह नहीं बनाना चाहते? हम इस कानून से भी पहले ऊपर वाले को जवाबदेह हैं। मुझे बतौर चीफ जस्टिस आप ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, मैं तो फिर आपकी दरख्वास्त 10 साल ना लगाऊं तो आप क्या करेंगे? चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि रेकॉर्डेड केस में मुल्क को 615 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ऐसे इख्तियारात आप मुझे देना भी चाहें नहीं लूंगा। ये भी शायद तारीख में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान में इख्तियार की कुर्सी पे बैठा एक फर्द इख्तियार लेने से इनकार कर रहा है, खुद को मुतलकुल इनाम नहीं देखना चाहता। नाजरीन, दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि हम अपनी मर्जी के मुकदमात सुने तो फिर ठीक है, क्या हम गैर मुंतखब जजेस पार्लियामान की कानून साजी का हक खत्म कर सकते हैं? इसी दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि इख्तियारात को रेगुलेट करने के मामले पर मेरे साथी जजेस मेरे खिलाफ हो गए हैं। अगर पार्लियामान ने चीफ जस्टिस की बादशाहत खत्म की है तो इसमें गलत क्या है? जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि हम गैर मुंतखब 15 जजेस पार्लियामेंट को कानून साजी से कैसे रोक सकते हैं? जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि क्या
آپ اس پر مطمئن ہیں کہ بینچ کی تشکیل کا اکیلا اختیار چیف جسٹس کا ہو؟ آپ اس پر مطمئن نہیں کہ چیف جسٹس 2 سینئر ججز کی مشاورت سے فیصلہ کریں؟ دوران سماعت یہاں جھکاؤ پارلیمان کی سپریمیسی اور پارلیمان کے اختیار کی جانب دکھائی دیا۔ تو آپ کے آرگومنٹ سے ہم یہ سمجھیں کہ پارلیمنٹ کو آپ لا میکنگ میں محدود کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ رولز میں سپریم کورٹ خود کرے یا ہائی کورٹ خود کرے۔ اب آپ کہتے ہیں قانون بہت اچھا بنا ہے، لیکن پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں تھا۔ ہم ان الیکٹڈ ججز جو ہیں 15 ہم بیٹھ کے یہی چیز کر لیں تو ٹھیک ہوگا۔ The primary question is whether 184(3) can be invoked. اس کی کہیں مثالیں موجود ہیں کسی اور ملک میں؟ کوئی ایسی مثالیں موجود ہیں؟ اسی لائف لبرٹی لے لی اس لاء نے۔ بحث کی کہ ہمارے چیف جسٹس کی پاور لے رہے ہیں تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور آرٹیکل 9 افیکٹ ہو گیا ہے۔ آئین تو کہتے ہیں سپریم کورٹ کرے گا سب کچھ۔ ایک شخص کے پاس انفیٹرڈ، انبریٹلڈ، ان اکاؤنٹیبل، انٹریملڈ پاور ہونی چاہیے۔ فنڈامنٹل رائٹس واضح کر دیں کون سا وائلیٹ ہوا۔ یہ آپ کا کیس ہے، مگر بتائیں بنیادی حقوق کون سا سلب ہو گیا یہ بتا دیں بس۔ پہلے ہمیں بتا دیں کہ کون سے فنڈامنٹل رائٹ کو انفورس کرنا چاہتے ہیں جو انفرنج ہوئے ہیں۔ سمجھ آئی آپ کی بات، وہ یہ کہ قانون کا آبجیکٹو تو شاید عام آدمی کے لیے اچھا ہے، لیکن پروسیجر جو اڈاپٹ ہوا ہے یہ ہمیں بنا لینا چاہیے تھا، پارلیمنٹ نے کیوں بنا دیا؟ یہ سوال ہے۔ The only question is now whether a fundamental right has been violated, and if a fundamental right has been violated, which fundamental right? The only question whether the parliament had the competence or not. کیا جو 184(3) کی requirements ہیں وہ fulfill ہوتی ہے؟ Because there is no enforcement of fundamental rights. My lord, جبکہ دوسری رائے جو کہ آج کی سماعت میں خاصی مختلف نظر آئی وہ جسٹس منیب اختر صاحب کی تھی۔ دوران سماعت جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ کون ہوتی ہے کہ جو بتائے کہ ایک کمیٹی 3 رکنی ہوگی، سپریم کورٹ آئین کی محافظ ہے، پارلیمنٹ پک اینڈ چوز کیسے کر سکتی ہے؟ جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ بینچ کی تشکیل سے متعلق کمیٹی بنانے کا قانون کیا جوڈیشل پاور دے رہا ہے یا انتظامی پاور؟ کیا پارلیمان انتظامی اختیارات سے متعلق قانون بنا سکتی ہے؟ کیا پارلیمان نئے انتظامی اختیارات دے کر سپریم کورٹ کی جوڈیشل پاور کو پس پش ڈال سکتی ہے؟ Where the Supreme Court, in exercise of constitutional powers granted by the Constitution framed rules, the Parliament can legislate and override those rules or amend those rules. Can Parliament pick and choose? Can Parliament say no? 3 judges is okay with us. 5 judges is too much. 1 judge is too little. These are aspects that go to the independence of the judiciary. کوشچن ہوگا کہ ڈز دیٹ ناٹ مین کہ ہم پھر once again خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے جہاں ہم نہیں چاہیں گے کہ اپیل کوئی ہو کسی کیس کا تو فل بینچ بٹھا دیں گے؟ ڈز دیٹ اگین ناٹ اماؤنٹ ٹو a power being exercised by the court itself? That the Chief Justice is the master of the roster. In fact, is not in Order 11. It is given in judgments of the Supreme Court. In law, The courts are not allowed to function independently. Is it not a violation of fundamental rights? yes. Do you think every time the full court sits, that allows the Supreme Court, sitting as full court, to reset the entire constitutional scheme? The question is, are we to allow any erosion of independence of judiciary, access to justice, and would that not be the grossest violation of fundamental rights? Or are you arguing that it is the exclusive power of this court under Article 191 to make rules